हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति क्या थी और ये क्रांति किसने की थी, किसके खिलाफ की गई थी, क्यों की गई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में आप सभी जानते हैं हमने पढ़ा था प्लासी के युद्ध के बारे में। उससे पहले हमने कालकोठरी की घटना देखा था और बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा और फिर हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था। प्लासी का जो युद्ध है ये हुआ था हमारा 1757 को, याद है आपको? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इस प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिशों के कदम भारत में और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। ठीक है, अब क्या कर रहे थे, ब्रिटिशों ने यहाँ पर शोषण करना स्टार्ट कर दिया था भारतीयों का। यहाँ पर हर तरह से यानी सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वो लोग हस्तक्षेप करने लग गए थे और भारत में ही आकर के भारतीयों का ही शोषण करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसी दौरान इसके बाद लगभग 100 साल तक उनका ये चीज़ चलता रहा, ये शोषण चलता रहा। इसके बाद भी चला, लेकिन 1857 में 100 साल बाद एक क्रांति हुई जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1857 में क्रांति हुई, इसके बाद फिर 1947 में हमें मिली थी आज़ादी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि 1857 की एक क्रांति क्या थी। 1857 की क्रांति का मैंने आपको कारण तो बता दिया कि 1857 में जो क्रांति हुई थी इसके पीछे रीज़न क्या था कि प्लासी के युद्ध के बाद से यहाँ पर लगातार ब्रिटिशों का शोषण बढ़ता जा रहा था। ठीक है, भारतीयों के ऊपर वो लोग शोषण कर रहे थे, भारत में ही आकर रह रहे थे और यहाँ से व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना राज जमा लिया था और क्या करने लग गए, यहाँ पर शोषण करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसी से जब भारतीय लोग परेशान हो चुके थे, पानी सिर से ऊपर जाने लगा था, तब उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह ने क्रांतिकारी का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो इसे ही आज हम लोग समझते हैं। 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए, शुरुआत हुई है इसकी 10 मई 1857 से, लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि एक्चुअली में ये जो 1857 में विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, इसके लिए जो डेट फिक्स की गई थी वो की गई थी 31 मई। 31 मई 1857 को क्रांति करना चाहते थे भारतीयों ने, सोचा था कि 31 मई को क्रांति होगी, लेकिन समय से पहले ही स्टार्ट कर दी गई क्रांति। इसके पीछे कुछ रीज़न है। अब जो 31 मई को होने वाली थी क्रांति, इसके पीछे रीज़न था शोषण। इनका लगातार शोषण हो रहा था सामाजिक तौर पर, जिन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से सामाजिक तौर पर इनका शोषण किया गया, राजनीतिक तौर पर कैसे ये परेशान हो चुके थे और धार्मिक कारण क्या थे जिससे ये लोग परेशान थे भारतीय लोग। ठीक है, तो क्रांति ये लोग करने वाले थे, लेकिन समय से पहले ही ये स्टार्ट हो गई। इसके पीछे क्या रीज़न था जो समय से पहले स्टार्ट हुआ? इसके पीछे एक तत्कालीन कारण था जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तत्कालीन कारण था कारतूस। ठीक है, एनीफील्ड नाम की एक राइफल नई लाई गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, जो सैनिकों को दी जा रही थी। ठीक है, पहले दूसरी राइफल वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन 1857 में क्या हुआ कि उन्हें एक राइफल दी गई जिसका नाम था एनीफील्ड। आप राइफल का नाम भी याद रख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं एनीफील्ड राइफल। एनीफील्ड राइफल, ये जो राइफल थी, इस राइफल में जिस कारतूस का प्रयोग सैनिकों द्वारा किया जा रहा था, यह बात पता चली थी उस समय कि इस कारतूस में, इसमें जो है सूअर और गाय की चर्बी लगाई गई थी। ठीक है, सूअर और गाय की चर्बी लगाई गई थी। अब जो भारतीय सैनिक थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे,
ठीक है। तो सुअर और गाय ये दोनों की ही चर्बी कारतूस पर लगा होना ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ थे, ठीक है। ऊपर से बात क्या थी कि इस कारतूस का प्रयोग जो है किया जाता था मुंह से छील करके, उसे मुंह से छील करके फिर एनीफील्ड राइफल में डाल करके तब उसका प्रयोग किया जाता था। अब जब ये बात भारतीय सैनिकों को पता चली तो उन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन लोगों ने इस राइफल को यूज़ करने से मना किया। कुछ क्षेत्रों में तो ज़बरदस्ती सैनिकों को दिया गया कि आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर इसके लिए मना किया गया। अब इसी दौरान यही था तत्कालीन कारण जहां से होता है स्टार्ट 1857 की क्रांति का, ठीक है। यहीं से आरंभ होता है, कारतूस से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये था इसका तत्कालीन कारण। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले विद्रोह किसने स्टार्ट किया, कैसे हुआ। विद्रोह की जो एक चिंगारी उठती है ये उठती है बैरकपुर छावनी से, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बैरकपुर छावनी। यहाँ पर एक सैनिक है जिसका नाम आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। ये बैरक छावनी में 34वें रेजिमेंट इनफील्ड रेजिमेंट थे, ठीक है, 34th इनफील्ड रेजिमेंट सिपाही था। इसने क्या किया, जो कारतूस प्रयोग करना था जिस पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, ठीक है, इनका जो लगाया गया था, इस राइफल को इसने प्रयोग करने से साफ मना कर दिया। कहाँ का था ये याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी का था, मंगल पांडे। इसने क्या किया, इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और गुस्से में आकर के इसने 2 अंग्रेजों को गोली मार दी, ठीक है। याद रखिएगा कि यहीं से चिंगारी उठती है 1857 के विद्रोह की। यहाँ भी विद्रोह नहीं शुरुआत हुई है, बस एक छोटी सी चिंगारी भड़की है कि मंगल पांडे ने क्या किया, 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी गोली मार करके। उन अंग्रेजों का नाम आपको याद रखना है कि जो 2 अंग्रेज थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग था, एक लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है। एक तो इनको गोली मारी थी और सेकंड यहां पर आपको याद रखना है, सेकंड थे जनरल ह्यूसन, ठीक है। इन दोनों को मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब इनको गोली मारी, किस दिन मारी थी, डेट भी आप याद रख लीजिएगा, 29 मार्च को, ठीक है। 29 मार्च को इन दोनों को गोली मार दी मंगल पांडे ने। जब 29 मार्च को मंगल पांडे ने इन्हें गोली मार दी, तब ब्रिटिशों ने क्या किया कि इनको दबाने के लिए, भारतीयों को डराने के लिए उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को फांसी दे दी। कब दी थी, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। वजह क्या थी फांसी देने की, कि मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना किया और ना सिर्फ मना किया, 2 अंग्रेजों की लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। और इस वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। इसके बाद क्या होता है, अन्य क्षेत्र में जो अन्य सैनिक हैं, क्योंकि ये जो कारतूस चल रहा था इसके कारण कोई यही एक सैनिक नहीं, हर एक सैनिक, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परेशान थे। इस कारतूस का प्रयोग वो लोग नहीं करना चाहते थे, ऊपर से उसे मुंह से छीलना पड़ता था जो उनके धर्म के बिल्कुल विरुद्ध था, ठीक है। तो वो लोग नहीं चाहते थे। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी है, विद्रोह भड़क उठा। और तभी इन लोगों ने, जो सैनिक थे, एक्चुअली में जो 1857 के विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था, ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ये सैनिकों से हुआ था, आम जनता या कृषक या गरीबों द्वारा, इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। इसकी शुरुआत होती है सैनिकों से और यहीं से होती है शुरुआत। जब इस बात की खबर पता चली सैनिकों को, सैनिकों ने विद्रोह का प्लान कर लिया। और स्टार्टिंग कब होती है, इसी के साथ फिर जो शुरुआत होती है 1857 की, ये होती है 10 मई
1857 को, 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। ये विद्रोह करने वाले कौन हैं? भारतीय सैनिक के पैदल सैनिक से विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, भारतीय सैनिक के पैदल सैनिकों से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और बहुत जल्द ही पैदल सैनिक से ये घुड़सवार में बदल जाते हैं और जरा भी वक्त नहीं लगता इन्हें शहरों तक फैलने में। अन्य शहरों में, गांवों में पूरी तरह से ये विद्रोह फैल जाता है और विद्रोह से ये क्रांतिकारी का रूप धारण कर लेता है, क्रांति के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बाद कि 1857 को ये क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, और कैसे ये बढ़ती चली गई। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अब स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है 10 मई 1857 से विद्रोह की। ठीक है, ये हुआ स्टार्ट। अब ये क्या है? पैदल सैनिक से स्टार्ट होता है, पैदल सैनिकों से इसकी शुरुआत होती है और बहुत जल्दी ये क्या होता है? घुड़सवार में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं ना घुड़सवार का मतलब घोड़ों पर सवार होकर के ये विद्रोह फैलने लगता है और ये पूरे में फैलने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे ये शहरों तक पहुंच जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये शहरों में भी फैल जाता है। किसी एक क्षेत्र में विद्रोह नहीं हुआ था, कई क्षेत्रों में ये विद्रोह फैल चुका था। ठीक है, इसके साथ ही किस दिन हुआ था? रविवार का दिन था, 10 मई 1857 रविवार शाम के समय 4-5 बजे के टाइम पर यह विद्रोह शुरुआत किया गया था। किस क्षेत्र से किया गया था? तो आप याद रखेंगे मेरठ छावनी। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है 10 मई 1857 को जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था किस क्षेत्र से हुआ था, तो यहाँ आप याद रखेंगे मेरठ छावनी से ये स्टार्ट होता है। 10 मई को रविवार का दिन था, शाम के टाइम विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट कैसे होता है? भारतीय सैनिकों के पैदल सैनिकों द्वारा इसे स्टार्ट किया जाता है। धीरे धीरे ये जल्दी ही, धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ही ये घुड़सवारों में परिवर्तित होता है। घुड़सवारों से फिर ये शहरों तक फैल जाता है। ठीक है, 10 मई को जो इन लोगों का पहला हमला है ये कहाँ होता है? ये लोग अपना पहला हमला करते हैं शस्त्रागार पर। शस्त्रागार क्या होता है? शस्त्रागार जहाँ पर बारूद, गोले, बंदूकें, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। पहला हमला सैनिक वहीं पर करते हैं। इनकी बारूद, गोले, सारी बंदूक जो है सब लूट लेते हैं। ठीक है, पहला अपना यहीं पर ये स्टार्ट करते हैं। इसे लूटने के बाद ये लोग क्या करते हैं? दफ्तरों में जाते हैं। दफ्तर में जाते हैं, सारे रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं उन रिकॉर्ड्स को जला देते हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स ये क्या करते हैं? जला देते हैं। दफ्तर में पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही ये लोग क्या करते हैं? जो सरकारी खजाने हैं उनको लूट लेते हैं। याद रखिएगा, सरकारी खजाने लूट लेते हैं। सरकारी इमारतें, ठीक है, अदालतें और जेल, इन सभी पर हमला कर देते हैं। इन सबको लूट लेते हैं। जेल से भारतीय जितने भी जेल में रहते हैं उन सभी को वो लोग बाहर निकाल लेते हैं और विद्रोह पूरी तरह से फैला देते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद वो क्या करते हैं? मेरठ और दिल्ली को जो जोड़ने वाली लाइन थी, टेलीग्राम जो लाइन होती है, उस लाइन को वो लोग काट देते हैं। मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाली टेलीग्राम लाइन को वो लोग काट देते हैं और इस वजह से, क्यों? इस बात की खबर शहरों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ये जो है मेरठ छावनी से स्टार्ट होता है और अगर टेलीग्राम लाइन नहीं काटी जाती तो ये खबर बहुत जल्दी ही शहरों तक फैल जाता। और इनका टारगेट था अगला दिल्ली। ठीक है, मेरठ छावनी से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये पूरा लूटपाट इन सबको जलाने के बाद इनका प्लान था अब दिल्ली रवाना होने का। अब दिल्ली जाने के लिए ज़रूरी था कि दिल्ली तक अंग्रेजों को इस बात का पता ना चले, अदरवाइज वो क्या करते? विद्रोह को तुरंत वहीं पर दबा देते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाली टेलीग्राम लाइन को ही कट कर दिया। इसको कट करने के बाद
10 मई 1857 को ही ये सारे कांड करने के बाद वो रातों रात निकल लेते हैं दिल्ली शहर की ओर, ठीक है। घोड़ों पर सवार होकर के दिल्ली की ओर चल देते हैं। अब ये दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को, 11 मई 1857। देखिए 1857 की बात चल रही है तो 1857 तो रहेगा ही, ये नहीं लिखूं तब भी आप समझ जाइएगा कि 1857 की ही बात हो रही है, ठीक है। 10 मई के बाद अब आते हैं हम 11 मई को। 11 मई को पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह ही की बात है, सुबह सूरज ही निकला होता है कि ये पहुंच चुके होते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में लाल किले के पास, लाल किले के फाटक पर जाते हैं। ये फाटक पर जा करके क्या करते हैं, इस समय हमारे भारत के आखिरी मुगल बादशाह थे, वो थे बहादुर शाह जफर। उस समय ये डिसाइड नहीं हुआ था कि वो हमारे आखिरी बादशाह हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहादुर शाह जफर के बाद भारत में फिर कोई मुगल बादशाह नहीं रहा था इस 1857 की क्रांति के बाद से, ठीक है। तो इस दौरान दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो हैं ये मुगल बादशाह, मुगल शासक थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। ये भारत के आखिरी मुगल शासक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ओके। अब ये फाटक पर विद्रोही जो हैं ये लोग पहुंच जाते हैं और जा करके बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि हम लोग विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न तत्कालीन उन्होंने बताया कि ये रीज़न है, ठीक है, क्या कि कारतूस लाए गए हैं जिनमें सुअर और इसकी चर्बी मिली हुई है गाय की, और इसे हमें मुंह से छीलकर करना पड़ता है, और इसके लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई ब्रिटिशों द्वारा, इसलिए हम विद्रोह कर रहे हैं और आपको इस विद्रोह का नेतृत्व करना है दिल्ली की तरफ से, ठीक है। ये बोल करके बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने राजी कर लिया विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली की ओर से। अब बहादुर शाह जफर 11 मई 1857 को मान जाते हैं, विद्रोही इतना ज़्यादा बोलते हैं उनको, ठीक है, तो वो मान जाते हैं। अब इस बात की खबर 12 और 13 मई तक तो फिर भी अन्य क्षेत्रों में शांति थी, लेकिन जब इस बात की खबर 12-13 मई को चलती है कि दिल्ली पर विद्रोहियों का जो है हमला हो चुका है, कब्जे में ले ली गई है दिल्ली, विद्रोहियों के कब्जे में आ गई है दिल्ली, और साथ में बहादुर शाह जफर जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तभी 12 और 13 मई को क्या होता है, ये अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से फैलता है और अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के जमींदार जो होते हैं या जो वहाँ के कुछ राजा लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा नेतृत्व करना स्टार्ट हो जाता है और विद्रोह तेजी से शहरों में फैलने लगता है अलग अलग जगह पे। इस तरह से नॉर्मली छोटा सा विद्रोह स्टार्ट किया गया था ये सैनिकों के द्वारा, जो जल्दी ही क्रांतिकारी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही था 1857 का विद्रोह, ठीक है। 10 मई से स्टार्ट हुआ और 12-13 मई तक ये पूरी तरह से फैल चुका था, बहुत जल्द इसने रफ्तार पकड़ी थी। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। आइए जानते हैं इनके बारे में कि और कौन कौन लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। तो दिल्ली का तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे हमारे बहादुर शाह जफर। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस समय भारत में और ब्रिटेन में स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि ये विद्रोह कैसे हो रहा है, भारत के लोग हैं और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जाकर के, ठीक है, क्योंकि वो लोग शोषण कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनकी स्थिति जान लेते हैं। यहाँ हमने जाना कि बहादुर शाह जफर ये तो हमारे मुगल बादशाह हैं, ठीक है, मुगल शासक इस दौरान थे, मुगल शासक इस दौरान थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। इनके बारे में छोटी मोटी बातें कुछ याद रखिएगा कि जो बहादुर शाह जफर हैं ये मुगल बादशाह थे, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जो है उर्दू भाषा के शायर थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, उर्दू भाषा के शायर थे और आखिरी भारत के थे मुगल बादशाह, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो ब्रिटेन के इस समय जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, भारत में जो गवर्नर जनरल ब्रिटेन से आए थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि 1857 के विद्रोह के दौरान यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड
कैनिंग आपको याद रखना है। और लॉर्ड कैनिंग से जस्ट पहले जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे कई नीतियाँ लाई थी, जैसे कि भू राजस्व से रिलेटेड नीतियाँ लेकर के आए थे। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चेंज की थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसी के कारण भारतीय जनता असंतोष में आ चुकी थी। ठीक है, और जब लॉर्ड कैनिंग का काल आया तो इस समय विद्रोह छिड़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस दौरान मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अगर बात आए आपसे पूछे तो यहाँ के प्रधानमंत्री जी थे जॉर्ज पामरटन। ठीक है, ये थे जॉर्ज पामरटन। ठीक है, और इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इस समय विद्रोह में जो है, विद्रोह के समय प्रतीक एक बनाया गया था इन लोगों के द्वारा, वो आप याद रखेंगे कि इस विद्रोह का प्रतीक क्या था। विद्रोह का प्रतीक, प्रतीक चिन्ह होता है ना, तो इन लोगों ने प्रतीक चिन्ह बनाया था रोटी को, चपाती रोटी, और इसके अलावा कमल। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछता है 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह किसे बनाया था विद्रोहियों ने अपना, तो वो था रोटी और कमल। ये लोग रोटियां बंटवाया करते थे और इस तरह से विद्रोह को जो प्रतीक बनाया था रोटी और कमल को इन्होंने बनाया था। इसके अलावा जब विद्रोही अपना विद्रोह स्टार्ट करते थे तो उस समय पर ज़्यादा फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे कि प्लान बनाए कि हाँ भाई चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो विद्रोह स्टार्ट करना होता था तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि विद्रोह स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए उन्होंने अपना एक सांकेतिक चिन्ह बनाया था। संकेत कैसे देते थे विद्रोही कि हम विद्रोह स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ आकर के शामिल हो जाइए। तो जो संकेत ये लोग दिया करते थे उसके दो तरीके थे जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। संकेत देने का तरीका था बिगुल बजाना। ये लोग क्या करते थे, जैसे ही शाम होती थी बिगुल बजाना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, बिगुल बजा करके ये अन्य क्षेत्रों में ये बात फैलाते थे कि विद्रोह स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये, जिससे अंग्रेजों को भी पता चल जाता था कि विद्रोह स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा ये लोग क्या करते, तोप के गोले दागते थे। तोप के गोले दागा करते थे। ठीक है, तोप के गोलों को ये लोग दागने लगते थे जिससे कि आवाज़ होती थी और इस बात का संकेत हो जाता था कि विद्रोह स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि इस समय हमारे मुगल सम्राट कौन थे और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, प्रधानमंत्री जी कौन थे, जॉर्ज पामरटन ब्रिटेन के थे। ठीक है, विद्रोह का प्रतीक क्या था, रोटी और कमल। संकेत ये लोग कैसे दिया करते थे विद्रोह का, तो बिगुल बजा करके और तोपे दाग करके ये लोग दिया करते थे। अब मैंने आपसे कहा कि आइए हम लोग जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ये विद्रोह फैला था, किसी ना किसी के द्वारा एक क्षेत्र का प्रॉपर एक क्षेत्र से नेतृत्व किया जा रहा था। वो नेतृत्व किसने किया था और किस किस क्षेत्र तक ये फैला था, आइए इसे जानते हैं। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का आप सभी जानते ही हैं। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। इनकी बीवी का नाम है जीनत महल, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर की बीवी थी जीनत महल। बहादुर शाह जफर के दो बेटे भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर जो है ये एक शायर थे उर्दू भाषा के, मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, इसके अलावा जब बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे तब ब्रिटिशों द्वारा, आप जानते हैं कि समय सफल तो हुआ नहीं था, इसे ब्रिटिशों द्वारा दबा दिया गया था। तो इस दौरान बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों द्वारा क्या किया गया था, हुमायूं टॉम, जो हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पर ले जा करके कैद कर लिया गया था। काफ़ी समय तक इन लोगों ने यहाँ पर इन्हें कैद रखा था, 1862 तक कैद रखा था। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें रंगून, बर्मा भेज दिया था। रंगून, जिसे आज म्यांमार आप लोग जानते ही हैं, वहाँ इन्हें भेज दिया गया था और वहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मारा था, इनके गले में कुछ लकवा मार गया था, बीमारी के कारण ये वहाँ पर मर गए थे। ठीक है, तो कहाँ पर मरे थे, रंगून में जा करके। और इन्हें जो है हुमायूं टॉम में कैद भी किया गया था। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये कुछ फैक्ट बहादुर शाह जफर के बारे में, जिससे कि आप याद रख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर कौन थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ही थे। ठीक है, इसके अलावा चलिए बिहार का देख लेते हैं कि बिहार के कौन थे। बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो है ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में ये क्या थे, एक जमींदार थे। ठीक है, एक जमींदार थे और इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस क्रांति में नेतृत्व किया था बिहार की ओर से। साथ में आप याद रखिएगा इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी 80 के आसपास इनकी एज थी और इस उम्र में भी ये ब्रिटिशों का सामना करते रहे, लड़ाई करते रहे। और ऐसा नहीं कि कुछ दिनों तक इन्होंने लड़ाई किया और जब हारने वाले हों तो इन्होंने घुटने टेके हों। मरते दम तक कुंवर शाह ने अपने घुटने नहीं टेके थे, बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ तक कि इनके एक हाथ में गोली लग गई थी और जब इनके हाथ में गोली लगी तो इन्होंने अपना हाथ काट दिया और फिर भी ये विद्रोह में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते रहे आखिरी दम तक। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। याद रखिएगा, बिहार का जब 1857 के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो इन्हें ही कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के अलावा झांसी के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं झांसी का नेतृत्व करने वाली कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था झांसी की तरफ से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय क्या किया गया था, पुत्र गोद लेने की जो प्रथा है इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। और रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर। ठीक है, और उसे क्योंकि ये राज सम्मान दिलाना चाहती थी इस वजह से ये इसका नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और इनकी माँ का नाम आप याद रखिएगा, इनकी माताजी का नाम था भागीरथी बाई और इनके पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे। ठीक है, तो ये कुछ आप याद रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम मैंने आपको बता ही दिया, दामोदर इनके पुत्र जी का नाम था और इनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था पवन। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कि रानी लक्ष्मीबाई का एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था पवन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रख करके चलिएगा। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों से इसका नेतृत्व किया गया था। बात करें हम लखनऊ की, तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया जा रहा था, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, वाजिद अली शाह के बारे में आपने सुना ही होगा, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, उन्हें क्या किया गया था, ब्रिटिशों ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था, इनके पति को, वाजिद अली शाह को, ये कहकर कि जनता आपसे खुश नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था। वाजिद अली शाह जो है ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय शासक थे, लोग बहुत इन्हें पसंद किया करते थे। लेकिन ब्रिटिशों ने इन्हें ज़बरदस्ती ये कह के हटा दिया था कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको जनता पसंद नहीं करती है, आप शासन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये बोल करके इनको इनके पद से हटा दिया था। तो उसके बाद जो है बेगम हजरत महल ने क्या किया, लखनऊ से इस विद्रोह के दौरान नेतृत्व किया। और इसके अलावा इनका एक बेटा था, याद रखेगा, बिरजिस कादिर। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि इनके पति को इनके जो है पद से हटाया गया था, काफ़ी लोकप्रिय थे, काफ़ी फेमस भी थे। तो जब उन्हें उनके पद से हटा दिया गया तब बेगम हजरत महल ने लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था इसी दौरान। और जनता चाहती थी, ठीक है, जब उनको वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था तो जनता चाहती थी कि अब हमारे शासक वाजिद कादिर बन जाएं, तो इनको इन्होंने बना दिया था। ठीक है, घोषित कर दिया था लखनऊ की तरफ से। ये कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्वालियर की तरफ से, ग्वालियर से जो कर रहे थे नेतृत्व वो थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इन
फेमस क्या है कि मतलब आपके एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तात्या टोपे जो है ये लक्ष्मीबाई के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के राजनीतिक गुरु कौन थे और तात्या टोपे किसके राजनीतिक गुरु थे? झांसी की रानी के। ठीक है, हमारी लक्ष्मीबाई जी के राजनीतिक गुरु थे, आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा तात्या टोपे ने नाना साहेब जो हैं, जो कि कलकत्ता से नेतृत्व कर रहे थे, उनका भी इस विद्रोह के दौरान बहुत ज़्यादा सहायता दी थी। ठीक है, तात्या टोपे ने। आज जो तात्या टोपे का एक मित्र था विश्वासघाती, जिसका नाम था मानसिंह नरूका। ठीक है, मानसिंह नरूका ने क्या किया था? तात्या टोपे के साथ धोखा किया था और इन्होंने इसे ब्रिटिशों के हवाले कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा कानपुर, अभी मैंने आपको बताया कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, जिनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। तो याद रखिएगा, नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, नाना साहेब ने। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले कानपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो नाना साहेब के द्वारा कानपुर से नेतृत्व किया जा रहा था। और इनका एक उपनाम भी है धोंदू पंथ, याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछ लेता है कि नाना साहेब को और किस नाम से जानते हैं, और धोंदू पंथ किसका नाम है, तो धोंदू पंथ के नाम से नाना साहेब को जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से इन विशेष लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इतना ही नहीं, इससे आगे और भी डिटेल में और भी बहुत सी चीज़ें हैं 1857 के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में जानने के लिए, जिसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, ताकि उन लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। और इसके अलावा जो भी आप पढ़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा और हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको आपका डाउट जो भी होगा वो सॉल्व करके ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।